कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पहले भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। झनक और शौर्य को साथ देखकर अंगद को अच्छा नहीं लग रहा था। उसके दिमाग में यही सब चलता रहा। वो उठा और वहाँ से जाने लगता है। शिवम भी उसके पीछे चल देता है। झनक ने उसे जाते देखा तो उसका दिल हिल सा जाता है। वो पापा को कहकर उन्हें रोक लेती है और खुद शौर्य के साथ बैठी रहती है। वहाँ खूब शानदार पार्टी चलती है। सब नाचते गाते हैं। सबसे पहले शौर्य और झनक का कपल डांस होता है। सब लोग तालियां मारते हैं। अंगद का दिल वहाँ रुकने का बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, पर वो जा भी नहीं सकता था। तभी प्रिया अनाउंस करती है, अगला डांस हमारी आज की हीरोइन अपनी सहेलियों के साथ करेंगी, गाना लगाओ। उसने डीजे वाले को गाना बताते हुए कहा। झनक और बाकी की सहेलियां डांस शुरू करती है। गाना सुनते ही झनक पहले प्रिया की तरफ देखती है। गाना था, ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, अब हम तो हुए परदेसी कि तेरा यहाँ कोई नहीं। झनक नाचते नाचते अंगद के पास गई और उसे भी नाचने के लिए खींच लाई। उसने भी थोड़ा सा डांस किया। झनक उसकी तरफ इशारा करके कहने लगी कि तेरा यहाँ कोई नहीं। अंगद भी मुस्कुराता हुआ उसके साथ नाच रहा था। शिवम हैरानी से उसे देख रहा था। फिर झनक अपने पापा को ले आई और नाचते नाचते रो पड़ी। उसके पापा भी रोने लगे। प्रिया भी उसे गले लगाकर रो पड़ी। फिर शौर्य ने आकर झनक और पापा को चुप कराया। ऐसे ही देर तक पार्टी चलती रही। अंगद मौका देखकर शिवम को लेकर वहां से निकल आया था। शिवम कार चला रहा था और वो बैठा झनक के बारे में सोच रहा था। जितना झनक के बारे में भूलना चाहता था, उतना ही ज़्यादा उसके बारे में सोचता था। उसे लगता कि शिवम की बात सच हो गई है। उसे झनक से प्यार होने लगा था। उसने तय किया कि वो इस झंझट में नहीं पड़ेगा। उसने अपनी मम्मी और मंगेतर के पास इंग्लैंड जाने की सोची। अंगद बोला, शिवम मेरी इंग्लैंड की टिकट बुक करा देना। मम्मी से मिले बहुत वक्त हो गया है, मैं उनसे मिल आऊँ और वहाँ का बिजनेस भी देखना है। शिवम बोला, ये अचानक जाने की क्यों याद आई? चलो जैसी तेरी मर्जी, मैं बुक करा देता हूँ। कहकर उसने अगले दिन शाम की इंग्लैंड की टिकट बुक करा दी थी। अंगद ने सोच लिया था वो जल्दी वापस नहीं आएगा। अंगद बोला, इस दौरान यहाँ का काम तुम्हें संभालना होगा, मैं वहाँ का काम देख कर ही आऊँगा। कहकर वो अपना फ़ोन देखने लगा। अंगद अगले दिन इंग्लैंड चला गया। अब झनक की लाइफ तेज चलने लगी। पापा ने एंगेजमेंट में गिफ्ट के तौर पर शौर्य को अपने पॉश इलाके में एक विला लेकर दिया। झनक शौर्य की हर खबर रखती थी। वो बहुत अच्छा काम कर रहा था। उसका किसी से कोई चक्कर नहीं था। धीरे धीरे झनक को शौर्य पर भरोसा होने लगा था। अब उसे शौर्य अच्छा लगने लगा था। ऐसे ही उनकी सगाई को 6 महीने हो गए। एक दिन वो अपनी कंपनी में थी कि उसे रश्मि का फ़ोन आया। उसने फ़ोन उठाया तो रश्मि घबराई हुई बोली, हेलो मैडम, सर को हार्ट अटैक हो गया है, हम उन्हें फोर्टिस में लेकर जा रहे हैं, आप आ जाइएगा। कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। झनक तो वहीं सुन्न हो गई। फिर उसके असिस्टेंट विवेक के हिलाने पर उसे होश आया। वो बोली, विवेक मुझे जल्दी से फोर्टिस ले चलो, पापा को अटैक आया है। वो उसी वक्त फोर्टिस पहुंच गई। पापा इमरजेंसी में थे। रश्मि बाहर वेट कर रही थी तो वो उसके पास गई। क्या हुआ पापा को? कुछ देर पहले मेरी बात हुई, तब तो ठीक थे, अचानक से ऐसी क्या बात हो गई? रश्मि बोली, जी मैडम, कंपनी के रिकॉर्ड्स में करोड़ों का घपला हुआ है। सर को इस बारे में अभी पता चला, बस इसी बात ने उन्हें झटका दे दिया, उसने बताया। झनक बोली, क्या ये सब किसने किया? पहले पता क्यों नहीं चला? इतनी लापरवाह तो नहीं थे पापा, उसने चिंता जताई। पास में खड़ा कंपनी का डायरेक्टर मिस्टर भुवन बोला, कई दिनों से ये जांच चल रही थी, सारे रिकॉर्ड्स आने के बाद ही पता चला। सर ने शौर्य सर को भी फ़ोन किया था, पर वो बिजनेस ट्रिप पर गए हुए हैं। हम कोई एक्शन लेते उससे पहले ही ये हो गया, उसने अफसोस जताया। झनक बोली, हाँ शौर्य बेंगलोर गया है, 2-3 दिन में वापस आएगा, शौर्य उसे बताकर गया था। झनक को डर लग रहा था, अगर पापा को कुछ हो गया तो वो क्या करेगी। तभी अंदर से डॉक्टर भागते हुए आए और 1-2 और डॉक्टर भागते हुए अंदर गए। वो लोग बाहर शीशे से देख सकते थे कि उसके पापा को सीपीआर दे रहे थे। उसके पापा कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे थे। फिर सब कुछ शांत हो गया। डॉक्टर बाहर आए और झनक से बोले, सॉरी, हमने अपनी पूरी कोशिश की लेकिन हम उन्हें बचा नहीं सके।
झनक पर तो मानो आसमान गिर गया। वो चक्कर खाकर गिर गई। उसके पापा ही अब उसकी फैमिली थे। उनके जाने के बाद उसका कोई नहीं था। अब वो कैसे जिएगी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आंसू उसकी आंखों से बहे जा रहे थे। वो रोए जा रही थी। उसे अपना सपना याद आ रहा था। सपने में डॉक्टर ने बताया था कि उसके पापा की डेथ हार्ट अटैक से हुई थी और शौर्य का इससे कोई लेना देना नहीं था। अब भी शौर्य यहाँ नहीं है तो उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं था। झनक ने डॉक्टर से पूछा। उन्होंने कहा उन्हें कुछ साल पहले साइलेंट अटैक हुआ था। उन्होंने उसके बाद भी अपनी सेहत का इतना ध्यान नहीं रखा था। उस वजह से अब ये मेजर अटैक हुआ और हम कुछ नहीं कर सके, उन्होंने साफ किया। झनक को अपने पापा का संस्कार अकेले ही करना था। उसने पापा के असिस्टेंट और अपने असिस्टेंट को ये जिम्मेदारी दी। प्रिया शिमला अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने गई हुई थी। वो बहुत अकेला फील कर रही थी। तभी शौर्य वहाँ आ गया और झनक के गले लगकर रोने लगा। झनक भी रो पड़ी। वो जोर से रोई। उसे अब सहारा मिल गया था। शौर्य बोला, भगवान बहुत ही बुरे थे। मेरे तो माँ बाप पहले ही नहीं थे। एक पापा थे, वो भी उन्होंने छीन लिए। आज मैं सच में अनाथ हो गया। कहते हुए वो रो पड़ा। झनक भी रोती रही। अगले दिन प्रिया भी आ गई। अब झनक को कुछ सहारा मिला। 13 दिन तो पूजा पाठ में ही निकल गए। झनक का शौर्य ने बहुत साथ दिया। उसे लगा कि अब शौर्य ही उसकी फैमिली है। वक्त के साथ झनक शौर्य को अपना सब कुछ समझने लगी थी। उसकी ज़िंदगी अब दो लोगों पर निर्भर, शौर्य और प्रिया। झनक ने अपनी कंपनी शौर्य के सहारे छोड़ दी और वो खुद अपने पापा की कंपनी देखने गई। उसके पापा की कंपनी डूब रही थी। उस कंपनी में लोहे के पैनल बनते थे। किसी ने करोड़ों का माल चोरी से बेच दिया था। मतलब उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था। झनक को उसकी कुछ समझ नहीं आ रही थी। सो उसने शौर्य को बुलाया। शौर्य ने उसे प्यार से कहा, तुम चिंता ना करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। उसके बाद झनक ने अपनी और पापा दोनों की कंपनियां शौर्य को सौंप दी और खुद प्रिया के साथ फैशन डिज़ाइनिंग का काम करने लगी। शौर्य ने पापा की सेक्रेटरी रश्मि को घपले का दोषी बताकर कंपनी से निकाल दिया। तब प्रिया ने उसे समझाया, देखा तू यूं ही उस पर शक करती थी, वो तो इतना अच्छा आदमी है, सपने कभी सच नहीं होते। उसकी बात सुनकर झनक को भी अपना सपना एक सपना ही लगने लगा। उसे ये यकीन हो गया कि सिर्फ शौर्य और प्रिया ही उसके अपने हैं। वो अंगद को लगभग भूल गई थी। अंगद को इंग्लैंड में झनक के पापा के मौत के बारे में पता चला तो वो पहली फ्लाइट से ही दिल्ली आ गया। वो झनक के पास गया था पर झनक शौर्य की बाहों में रो रही थी तो वो दूर से ही उन्हें देखकर वापस आ गया। उसके बाद वो उसके पास नहीं आया। उसे ठीक लगा कि झनक ने खुद को बदल लिया है, पर उसके दिल में एक टीस सी उठी। जो झनक उससे शादी करना चाहती थी वो आज किसी और की बाहों में थी। वो उसे दूर से देखकर वापस आ गया। वक्त गुजरता गया। उसके पापा को गए भी साल हो गया। एक दिन प्रिया बोली, झनक तू अब शौर्य से शादी कर ले। सगाई किए हुए बहुत टाइम हो गया है। तेरी शादी हो जाए तो अंकल की आत्मा को भी शांति मिलेगी। शौर्य बहुत अच्छा लड़का है। झनक ने पहले थोड़े आनाकानी की, फिर मान गई। उसने खुद को टटोला। उसे अब शौर्य फिर से अच्छा लगने लगा था। सो उसने खुद को किस्मत के आगे झुका दिया और सोचा जो उसकी किस्मत में होना है वही होगा। उसके सोचने से कुछ भी बदलने वाला नहीं है। उनकी शादी के कार्ड बंट गए थे। उस दिन जब अंगद ऑफिस में आया तो टेबल पर कार्ड पड़ा था। उसने कार्ड उठाकर देखा, शौर्य वेट्स झनक। पढ़कर एक बार तो उसकी धड़कन ही रुक गई। झनक शौर्य की हो जाएगी हमेशा के लिए। शादी से 2 रात पहले झनक को अजीब सपना आया। उसने देखा वो घने जंगल में चली जा रही है। चारों ओर अंधेरा है, हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा। वो अंदाजे से आगे बढ़ती चली जा रही है। तभी हल्की सी रोशनी में उसे शौर्य दिखाई दिया। उसने उसे आवाज़ लगाई लेकिन वो सुन ही नहीं रहा था। उसने ध्यान से देखा, शौर्य की बाहों में कोई लड़की थी। वो उसे प्यार से चूम रहा था। ये लड़की रश्मि नहीं थी। वो इस लड़की को जानती थी पर उसे याद नहीं आ रहा था कि वो कौन है, क्योंकि उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। तभी एकदम से उजाला हो गया। उस उजाले में उसे अंगद दिखाई दिया। उसने जोर से अंगद को पुकारा। अंगद उसकी तरफ मुड़ा और उसकी आंख खुल गई। उसने अपने आसपास देखा, कोई नहीं था। वो अकेली थी। उसने सुबह ऑफिस में आते ही प्रिया को सपने के बारे में बताया। प्रिया बोली, ये सपने कुछ नहीं होते, हमारी अपनी सोच होती है।
इसे प्री वेडिंग एंजाइटी कहते हैं। ये अक्सर लड़कियों को होती है। ये ऐसे ही है, एग्ज़ाम देने से पहले हमें घबराहट सी होती है, तब हमें सपने भी ऐसे ही आते हैं। कभी हम एग्ज़ाम सेंटर में पहुंच नहीं पाते, तो कभी हम ज़रूरी सामान जैसे पेन ही भूल जाते हैं आदि, जबकि ऐसा असल में नहीं होता। इसी तरह ये भी सच नहीं है। तू बेझिझक शादी कर, सब ठीक ही होगा, कहकर प्रिया ऑफिस में रखी ड्रेस को देखने लगी। झनक ने उसे देखा तो उसे झटका सा लगा। ये वही थी जिसे उसने सपने में शौर्य के साथ देखा था, पर वो उसका चेहरा नहीं देख पाई थी। इस बार झनक ने काफ़ी समझदारी से काम लिया और इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। उसे ये भी था कि शायद ये सपना भी झूठ ही हो। उसने सोचा कि इतना समय उसने शौर्य पर बेकार का शक करती रही है, अब वो ये सब प्रिया के साथ नहीं कर सकती। अब सिर्फ यही दोनों तो उसका सहारा है। ये उन पर शक करके अपनी बाकी की ज़िंदगी भी खराब नहीं करनी। उसने खुद को समझा लिया। अब उसकी शादी के दिन पास आ गए थे। वो प्रिया के साथ शॉपिंग करने में बिजी थे। उसने अपनी शादी में पहनने वाली अपनी और शौर्य की ड्रेस खुद डिजाइन की थी। वो बहुत खुश थी। अब वो सपने के बारे में सब भूल गई थी। प्रिया भी बहुत खुश थी। वो झनक की हर तरह से हेल्प कर रही थी। झनक के सिवा उसका भी कोई नहीं था। जब वो 8वीं में थी तब उसके पेरेंट्स अलग हो गए थे और वो अपनी मम्मी के साथ रह गई थी। लेकिन उसकी मम्मी ने उसे ग्रैंड पेरेंट्स के पास छोड़कर अपने आशिक से शादी कर ली थी। तब झनक की दोस्त ने ही इसे सहारा दिया था। तब से ये दोनों साथ थे। शादी का दिन भी आ गया। सभी दोस्त रिश्तेदार शादी में पहुंचे थे। दोनों बहुत ही सुंदर लग रहे थे। अंगद शादी में आया नहीं था। उसने किसी के हाथ गिफ्ट भिजवा दिया था। अब तो झनक को भी उसका इंतज़ार नहीं था। शादी की रात झनक अपनी सुहाग सेज पर बैठी थी, तभी शौर्य आया और बोला, झनक, कंपनी से फ़ोन आया है, मुझे जाना होगा। अगर तुम ना कहोगी तो मैं नहीं जाऊंगा। उसने प्यार से उसका हाथ पकड़कर कहा। झनक को कंपनी की सिचुएशन पता थी। वो बोली, मैं पागल थोड़े ही हूँ जो तुम्हें ना कहूँगी। तुम ये सब मेरे लिए ही तो कर रहे हो। इसमें अगर मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी तो और कौन देगा? शौर्य ने उसके हाथ को चूमते हुए कहा, बस कुछ दिन और उसके बाद सब सेट हो जाएगा। फिर सारे दिन सारी रातें तुम्हारी होगी, आराम करना, कहकर वो चला गया। झनक सोच रही थी कि ये कंपनी के लिए कितना कर रहा है। पापा ने तो इसे कंगाल कर दिया था। अगर शौर्य ना होता तो कंपनी दोबारा खड़ी ही ना होती। धीरे धीरे दिन बीतते गए। शौर्य काम में और बिजी हो गया। वो इसके पास बस साइन लेने आता था। एक दिन वो आया और गुस्से से बोला, ये लोग समझते क्या हैं? इतनी मेहनत करके कंपनी को उठा रहा हूँ, पर उन्हें सिर्फ इस बात से चिढ़ है कि इसे एक लड़की की कंपनी है। बस इसी वजह से कोई साथ देने को तैयार ही नहीं है। उसके साथ इस कंपनी के लीगल एडवाइज़र अशोक जी आए थे। वो बोले, मैडम, इसको हल करने का एक तरीका है। आप ये कंपनी सर के नाम कर दीजिए। वैसे भी आप दोनों का कुछ अलग थोड़े है। ये कंपनी बच जाएगी, प्रॉफिट होगा तो सबको फ़ायदा होगा। शौर्य बोला, नहीं, ये ठीक नहीं है, कुछ और सोचो। ऐसा कैसे? मैं इसकी कंपनी अपने नाम करा लूँ? उसने गुस्से से कहा। झनक बोली, इसमें क्या है? अंकल ठीक कह रहे हैं। कंपनी मेरे पास हो या तुम्हारे पास, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अंकल, आप कागज़ तैयार कीजिए, मैं साइन कर दूंगी। शौर्य बोला, झनक, तुम मुझ पर इतना भरोसा कर रही हो, कल को अगर मैं बदल गया तो? झनक बोली, मुझे अपने प्यार पर भरोसा है। तुम कभी बदल नहीं सकते। मेरा प्यार तुम्हें बदलने नहीं देगा। सच में झनक उससे इतना प्यार करने लगी थी। जल्द ही अशोक ने कागज़ तैयार करके ले आया। वो बोला, मैडम, पेपर तैयार है। शौर्य सर बिजी थे, वो नहीं आए। झनक बोली, कोई बात नहीं, आप मुझे पेपर दीजिए, कहकर झनक ने उससे पेपर ले लिए। अशोक बोला, मैडम, मैंने पेपर आपके पक्ष में बनाए हैं। जब कंपनी की हालत सुधर जाएगी तब ये फिर से आपकी हो जाएगी। मतलब 1 साल के लिए उनके नाम होगी, उसके बाद ये फिर आपकी हो जाएगी। ये शर्त शौर्य सर ने करवाई है, उसने डिटेल में समझाई। सुनकर झनक को अच्छा लगा। उसे शौर्य से ऐसी ही उम्मीद थी। उसने पेपर लिए और बिना उन्हें पढ़े उस पर साइन कर दिए। अशोक बोले, झनक बेटा, तुम चिंता ना करना, ये शौर्य बहुत अच्छा लड़का है, कंपनी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। मैंने देखा है इसने इसे उठाने में कितनी मेहनत की है। सर भी ये नहीं कर सकते थे। झनक बोली, हाँ जी अंकल, इसलिए ही तो मैं ये साइन कर रही हूँ। मुझे शौर्य पर पूरा भरोसा है।
इस तरह उसने कंपनी सौर्य के नाम कर दी। सौर्य ने पूरी शिद्दत से कंपनी को ऊपर उठाया। उसकी मेहनत से नीचे गिरते शेयर फिर से ऊपर उठने लगे। एक बार फिर से उनकी कंपनी प्रॉफिट कमाने लगी। झनक और उसकी शादीशुदा जिंदगी और शादी से पहले की जिंदगी एक सी थी। बस फर्क सिर्फ इतना था कि वो दोनों एक साथ रहते थे। वो सोते अलग अलग कमरे में थे। ये उन्होंने आपसी सहमति से किया था। झनक को इसमें भी सौर्य की महानता लग रही थी। वो अपनी लाइफ से खुश थे। वो रोज अपनी कंपनी जाती और नई नई ड्रेस डिजाइन करती। वो डिजाइन पूरा करके प्रिया को दे देती थी। प्रिया आगे बढ़ने के लिए दे देती। झनक कंपनी में नीचे के वर्कर्स से मिलती नहीं थी, सो उसे बहुत कम लोग जानते थे, जबकि प्रिया को सब जानते थे। सब यही सोचते थे कि यही इस कंपनी की मालिक है। एक साल बाद सौर्य और झनक की शादी को 1 साल हो गया था। उन दोनों में प्यार ऐसा ही बरकरार था, या कहें कि पहले से बढ़ गया था। उस दिन सौर्य तैयार होकर झनक के कमरे में आया। उसने दरवाज़ा खटखटाया। झनक ने दरवाज़ा खोला तो सौर्य ने उसे गले से लगाकर कहा, हैप्पी एनिवर्सरी। पता ही नहीं चला कब 1 साल हो गया, कहकर उसने झनक के गाल पर किस कर दिया। झनक ने भी पलट कर उसे किस किया और बोली, हैप्पी एनिवर्सरी। सॉरी, तुमने मुझे 1 साल में हर वो खुशी दी जो एक लड़की की ख्वाहिश होती है। तुमसे अच्छा पति मुझे मिल ही नहीं सकता था, कहकर उसने उसे गले से लगा लिया। सॉरी बोला, ये लाइन तो मैं बोलने वाला था। तुमसे अच्छी पत्नी तो मुझे मिल ही नहीं सकती थी। आई लव यू। मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है। उसने उसके बालों पर हाथ फेरते हुए कहा। झनक बोली, क्या, मुझे बताओगे नहीं? उसने बच्चों की तरह पूछा। सौर्य बोला, कमाल करती हो तुम भी, अगर बता ही दिया तो सरप्राइज कैसा? उसने हंसते हुए कहा। उस दिन सौर्य तैयार होकर उसे अपने साथ कार में लेकर एयरपोर्ट आ गया। झनक एक अच्छे बच्चे की तरह उसके साथ चल रही थी। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि सौर्य उसे कहाँ ले जा रहा है। जब वो नीचे उतरे तो झनक को पता चला कि वो लोग सिंगापुर आए थे। वो बहुत खुश थे कि सौर्य उसके लिए इतना कुछ कर रहा है। वो लोग एक होटल में ठहरे। अगले दिन वो घूमने गए। वो घूम रहे थे कि झनक को चक्कर आ गया। सौर्य उसे हॉस्पिटल ले गया। जब झनक की आंख खुली तो उसने खुद को हॉस्पिटल में पाया। वो कमरे को देखकर वो हैरान रह गई। ये वही उसके सपने वाला कमरा था। उसके पेट की लेफ्ट साइड दर्द हो रहा था। उसने अपना सपना याद आ गया। उसने अपने पास खड़ी नर्स से पूछा, मुझे क्या हुआ? ये दर्द क्यों हो रहा है? नर्स बोली, उठ गई आप? मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ, वो इंग्लिश में बोली। झनक उसे रोकते हुए बोली, मैंने पूछा मुझे हुआ क्या है? नर्स बोली, तुम्हारी किडनी निकाली गई है। झनक के तो होश उड़ गए। वो गुस्से से बोली, आप लोगों ने मेरी मर्जी के बिना मेरी किडनी कैसे निकाल ली? नर्स बोली, बिना बताए? मैडम, आपको याद नहीं, आपने खुद पेपर पर लिख कर दिया था कि आप अपनी मर्जी से ये किडनी अपनी फ्रेंड को दे रही हैं। झनक बोली, क्या? मेरी फ्रेंड कौन? नर्स बोली, वही रश्मि। झनक हैरानी से बोली, रश्मि उसकी फ्रेंड कैसे हो गई? उसने पूछा, मेरे पति कहाँ हैं? नर्स बोली, वहाँ उस लड़की का ऑपरेशन चल रहा है जिसे तुमने अपनी किडनी दी है। अजीब बात है, उसने तुम्हारे पति को अपने हाथ में कर रखा है और तुमने उसे अपनी किडनी दे दी। नर्स ने सौर्य और रश्मि की बात सुनी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये पागल है या ज़्यादा ही भोली है। वो डॉक्टर को बुलाने चली गई। झनक को अब अपने सपने की एक एक बात याद आ रही थी। ये सब सच है तो अब मेरा क्या होगा? वो लेटे सोचे जा रही थी। फिर वहाँ सौर्य आया। वो उसे देखते ही रोने लगी और बोली, सौर्य, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारी हर बात मानी है। तुम्हारे मांगने पर मैंने अपने शेयर तुम्हें दे दिए। फिर तुमने मेरी प्रॉपर्टीज़ मांगी, मैंने वो भी तुम्हारे नाम कर दी। तुमने बिना बताए मेरी किडनी भी किसी को दे दी, वो भी मुझसे पूछे बिना। मुझे कुछ खिलाकर क्यों किया ऐसा? अगर तुम्हें मेरी किडनी निकालनी ही थी तो एक बार पूछते तो सही, मैं खुशी से दे देती। फिर तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? उसे बहुत बुरा लग रहा था, पर सौर्य कुछ नहीं बोला और मुस्कुराते हुए चला गया। तब सब कुछ वही हुआ जो उसने सपने में देखा था। सौर्य उसको डिस्चार्ज करवाकर उसे एक पुराने से टूटे फूटे घर में भेज दिया और उसे एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया, जहाँ ना तो खिड़की थी ना पंखा। ऊपर से वहाँ की बदबू से उसका दम घुट रहा था। वो लोग उसे यहाँ छोड़कर चले गए। वो सोच रही थी कि ये सब तो सपने में से भी बुरा है।
सपने में कम से कम उसे उसके घर के सर्वेंट रूम में रखा था, जो इससे लाख गुना अच्छा था। वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो एक बेंच पर बैठी सोचे जा रही थी। जो उसने देखा था वो उसका फ्यूचर ही था। भगवान ने उसे फ्यूचर दिखाया भी और साथ में ये भी समझा दिया कि इंसान जितनी भी कोशिश कर ले वो अपना फ्यूचर बदल नहीं सकता। उसने अपनी किस्मत से समझौता कर लिया और सोचा कि अगर ये सच हो गया है तो अंगद का मिलना भी सच होगा। उसने तय किया कि वो चुपचाप उस बेंच पर लेट गई और उसने तय किया कि वो अब अंगद से मिलने का इंतज़ार करेगी। उसने आंखें बंद कर ली। उसके टाँकों में बहुत दर्द हो रहा था, पर उसके दिल के दर्द के आगे वो दर्द कुछ भी नहीं था। उसने एक हाथ पेट पर रखा और ऐसे ही सो गई। किसी की आवाज़ से वो जागी। उसने देखा कोई औरत उसके लिए खाना लाई थी। उसने इंग्लिश में पूछा, मेरे पति कहाँ हैं? वो औरत बिना बोले वहाँ से चली गई। शायद उसे इंग्लिश नहीं आती थी। झनक ने खाने की तरफ देखा तो उसे उल्टी आ गई। वो उठकर बाहर आई और बाहर नाली में उसने उल्टी कर दी। उसके पेट के जख्म से खून बहने लगा। वो जैसे तैसे अंदर आकर लेट गई। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। उसने कुछ नहीं खाया था। उस पर तेज बुखार और उल्टियों ने उसकी हालत खराब कर रखी थी। तीसरे दिन कुछ लोग आए और उसे कार में डालकर एक सुनसान सी सड़क पर फेंक आए। उसे बिल्कुल भी होश नहीं था। उसने सब कुछ तकदीर के सहारे छोड़ दिया था। जब उसे होश आया तो वो हॉस्पिटल में थी। वो हैरान थी कि सपने में उसे अंगद हॉस्पिटल लेकर आता है, तो अब अंगद क्यों नहीं आया? शायद सिंगापुर आने से सब कुछ बदल गया। अब शायद उसे अंगद बचाने ना आए, पर दुनिया में भले लोगों की कमी नहीं है। किसी न किसी रूप में भगवान ने आकर मुझे बचा ही लिया। तभी एक नर्स ने उसे देखा और वो भागकर डॉक्टर को बुला लाई। डॉक्टर ने उसे चेक किया और बोला, कैसी हो बेटा? हिंदी भाषा सुनकर उसने डॉक्टर की तरफ देखा। ये वही सपने वाला डॉक्टर था। वो मुस्कुराकर बोली, ठीक हूँ, अब मैं ठीक हूँ। वो पागलों की तरह हंसते हुए बोली। डॉक्टर ने उसके पेट से कपड़ा हटाकर जख्म देखा। उन्होंने जख्म साफ करके पट्टी की। फिर झनक को वही जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी, आपने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था और आप में खून की कमी थी, इस वजह से आप बेहोश हो गई थी। आज आपको पूरे 1 हफ्ते बाद होश आया है। आपको क्या हुआ था? आप यहाँ सिंगापुर में क्या कर रही हैं? आपकी ये हालत किसने की? झनक एकटक अंगद को देखे जा रही थी और वो गुस्से में बोले जा रहा था। झनक ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको तो सब बताया था। तब आपने ही कहा था कि सपने कभी सच नहीं होते। देखिए, सब सच हो गया। शादी की सालगिरह पर वो मुझे यहाँ ले आया। उसने रश्मि के लिए मेरी किडनी निकाल ली और मुझे मरने के लिए छोड़ दिया और आप मुझे बचाने आ गए। उसने सारी कहानी दोहराई। अंगद को खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो चुपचाप कमरे से बाहर आ गया। उसने क्यों शौर्य पर भरोसा किया, क्यों उसे सही समझा, लेकिन उसने शौर्य की जांच तो कराई थी। वो झनक और प्रिया को छोड़कर किसी भी लड़की से मिलता नहीं था और रश्मि तो इनकी वफादार थी और उसे शौर्य ने खुद निकाला था। उससे चक्कर कैसे हो सकता है? या तो वो शिवम बेवकूफ़ है या ये हद से ज़्यादा शातिर। तभी उसका फ़ोन बजने लगा। उसने देखा शिवम का फ़ोन था। उसने उठाया। हेलो, तुम मीटिंग से कहाँ चले गए थे? सब ठीक तो है? मुझे अभी अभी सिंगला के असिस्टेंट ने बताया। क्या मुझे बताओगे कि चल क्या रहा है? कुछ दिनों से तुम मुझे भी इग्नोर कर रहे हो और जिस काम के लिए तुम सिंगापुर गए थे वही बीच में छोड़ दिया। तुम्हें बताने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन अगर मैंने समय पर सब संभाला ना होता तो कितने ही करोड़ों का नुकसान होता। कंगाल हो जाते तुम। अंगद बोला, थैंक यू मेरा करोड़ों बचाने के लिए। एक्चुअली वो 1 हफ्ते पहले जब मैंने तुम्हें बताया था ना कि मुझे सड़क पर झनक पड़ी हुई मिली थी, वो उस दिन से बेहोश थी। आज मीटिंग के वक्त मुझे फ़ोन आया कि उसे होश आ गया है, बस इसलिए मैं मीटिंग छोड़कर आ गया था। शिवम बोला, क्या उसे होश आ गया? कैसी है वो? उसने पूछा। अंगद बोला, पहले से थोड़ी बेटर है, लेकिन अभी भी इन्फेक्शन बहुत है। जानते हो शिवम, उसने ऐसी बात कह दी कि मैं पूरी तरह से हिल गया। वो उस दिन मेरे पास आई थी तो उसने अपने सपने के बारे में बताया था मुझे और मैंने उससे कहा था कि सपने कभी सच नहीं होते और वो बिना कुछ सोचे अपनी लाइफ जिए। उसने मेरी बात मानकर वैसा ही किया। उसने सगाई की, शादी भी कर ली, लेकिन उसके साथ वही हुआ जो उसने सपने में देखा था। आज मैंने जब उससे पूछा कि उसकी ऐसी हालत किसने की है तो वो बोली कि ये मैंने किया है।
अगर उस दिन मैंने उसकी बात मानकर उसकी हेल्प की होती तो आज उसकी ऐसी हालत ना होती। और शिवम, मुझे सच में लगता है उसकी ऐसी हालत का जिम्मेदार मैं हूँ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, उसने दुख जताते हुए कहा। उसे सच में दर्द हो रहा था। शिवम बोला, तुम इस तरह मत सोचो, जो होना है वही होना है, हम कुछ नहीं कर सकते। बाकी जो हो गया उसे भूल जाओ, अब आगे से उसे बचा लेना, उसने समझाया। अंगद बोला, आगे से तो बचा लूँगा, लेकिन जिस हाल में वो हमें मिली, अगर तूने उसे देखा होता तो तुम्हें पता लगता। उस बेचारी का इन्फेक्शन से बुरा हाल था, उसे उल्टियाँ लगी हुई थी, उसका रंग पीला पड़ गया था और उसकी किडनी भी निकाल ली गई थी। मैं बता भी नहीं सकता कि उसकी क्या हालत थी। उससे बोला ही नहीं जा रहा था। उसे वो मंजर याद करके अब भी वो कांप गया। उसने सामने के पिलर पर मुक्का मारा। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। तभी एक नर्स आई और बोली, मिस्टर, वो आपको बुला रही हैं। सुनकर अंगद खुद को सेट करके झनक के पास चल दिया। वो उसके पास आकर बोला, हाँ झनक, बताओ, आपने मुझे बुलाया। झनक ने पास खड़ी नर्स की तरफ देखा तो अंगद ने नर्स से कहा, आप ज़रा बाहर जाइए। नर्स उसकी बात मानकर बाहर चली गई। झनक उसकी तरफ देखते हुए बोली, सॉरी, मैं शायद गलत बोल गई। मेरे साथ जो हुआ वो होना तय था, इसमें आपका कसूर नहीं है। आप खुद को दोषी ना मानिएगा, मुझे पता है आपका कोई कसूर नहीं है। अंगद कुछ नहीं बोला और सिर हिलाकर ओके कह दिया। अंगद बोला, आप कैसी हैं आप? झनक बोली, ठीक हूँ। एक बात पूछूं, आप यहाँ कैसे और मैं आपको कहाँ मिली? अंगद बोला, मैं बिजनेस ट्रिप पर यहाँ आया था। उस दिन मैं अपने होटल की तरफ जा रहा था कि एक सुनसान सड़क पर आप पड़ी हुई मिली। मैं आपको हॉस्पिटल ले आया। उसने सब बता दिया। झनक बोली, मुझे सपने में भी यही दिखा था कि सौर्य मुझे सुनसान सड़क पर छोड़ जाएगा और आप वहाँ से उठाकर हॉस्पिटल ले आओगे। अंगद ने हैरानी से पूछा, क्या सौर्य ने तुम्हें ऐसी हालत में यहाँ फेंक दिया? हम उस पर केस करेंगे, उसने गुस्से में कहा। उसे झनक की वो हालत याद आ गई और उसका गुस्सा और बढ़ गया। झनक बोली, इसमें उसकी भी गलती नहीं है, मैं ही बेवकूफ़ थी। मैंने उस सपने के बाद भी उस पर भरोसा किया और उसे धोखा देने का मौका दिया। अंगद बोला, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने वही किया जो एक लड़की प्यार में करती है, लेकिन जो उसने किया वो धोखा है। उसने तुम्हारे प्यार का फ़ायदा उठाया, उसने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया। तुम इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती हो? फिर कुछ सोच कर बोला, सॉरी, गुस्से में मैं आपको तुम कह गया। वो गुस्से से बोलता चला गया। कुछ देर बाद एहसास हुआ, तब उसने माफ़ी मांगी। झनक बोली, कोई बात नहीं, मैं आपसे छोटी हूँ, आप मुझे तुम ही कहिएगा। माना कि मुझसे सॉरी को समझने में गलती हो गई, लेकिन मैं अब ये बात समझती हूँ कि इंसान जितना भी कोशिश कर ले, उसकी किस्मत में जो लिखा है वही होगा। इसलिए ही तो मुझे सब पता होते हुए भी मैंने ये होने दिया। पापा मुझे बचपन में एक कहानी सुनाया करते थे, आप सुनेंगे? अंगद पास पड़ी कुर्सी खींचकर बैठते हुए बोला, हाँ सुनाओ। इंडिया का सबसे फेमस बिजनेसमैन, जिसे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, वो एक हफ्ते से एक लड़की के साथ बैठा उसकी कहानी सुन रहा था। झनक सुनाने लगी, एक बार एक गरीब आदमी था। वो शिवजी का भक्त था। वो हर रोज़ मंदिर में जाकर पूजा करता था, लेकिन फिर भी गरीब का गरीब था। तब एक दिन माँ पार्वती जी ने शिवजी से कहा कि यह आपका इतना बड़ा भक्त है, आप इसे अमीर बना दीजिए। तब शिवजी ने उन्हें कहा कि इसकी किस्मत में गरीबी लिखी है, मैं इसे अमीर नहीं बना सकता। पर पार्वती जी नहीं मानी और बोली कि आप कुछ तो कीजिए। आप सुन रहे हैं ना, मैं आपको बोर तो नहीं कर रही? अंगद बोला, हाँ हाँ सुन रहा हूँ, तुम सुनाओ, फिर क्या हुआ? झनक बोली, फिर एक दिन शिवजी ने कुछ सोचकर अपने भक्त के घर के मंदिर के रास्ते पर सोने की ईंट रख दी। भक्त वहाँ से गुजरा तो उस ईंट से उसे ठोकर लगी, तो उसने उस ईंट को उठाकर साइड पर रख दिया, फिर मंदिर चला गया। अब अगले दिन फिर शिवजी ने रास्ते में उसी जगह ईंट रख दी। भक्त ने फिर से उसे साइड में रख दिया। अब शिवजी ने पार्वती जी को कहा, देखा, जब इसकी किस्मत में अमीर होना लिखा ही नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। पर पार्वती जी बोली कि उसे एक मौका और दीजिए, फिर देखते हैं। शिवजी मान गए और उन्होंने फिर से उसके रास्ते पर सोने की ईंट रख दी। भक्त ने फिर से ईंट देखी। वो बोला कि मैं रोज़ इस ईंट को उठाकर दूर रखता हूँ और कोई रोज़ यहाँ रख देता है। तो उसने इस बार उस ईंट को दूर ले जाकर नदी में फेंक दिया। अब शिवजी ने पार्वती जी को बताया कि वक्त से पहले किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। यही इस कहानी का मोरल है। अंगद बोला, ओके, मैं समझ गया, बहुत देर हो गई है, अब आराम करो।
कहकर उसने उसके चेहरे के बाल पीछे करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी उसे याद आया कि ये किसी और की पत्नी है। सो उसने अपना हाथ पीछे कर लिया और कमरे से बाहर आ गया। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो अपनी फीलिंग्स को दबा कर नहीं रख पाया। वो इतने साल उससे दूर रहने के बाद भी उसे देखकर उसका दिल फिर से इसका हो गया। इसे खुश रखना चाहता है, इसे छूना चाहता है, इसे गले लगाना चाहता है। झनक के बारे में ऐसे ख्याल आते ही उसे रिया की याद आ गई। वो पिछले 10 साल से उसे मिला नहीं था। झनक से दूर होने के लिए वो इंग्लैंड गया था, पर उसे पता चला कि रिया तो अपनी फ्रेंड्स के साथ वर्ल्ड टूर पर गई है। उसे जाने क्यों रिया का वहाँ ना होना अच्छा लगा था। वो अकेला ही खुश था। वो वहाँ जितनी देर रहा, रिया ट्रिप पर ही रही। फिर वो इंडिया आ गया। यहाँ तक कि उसकी कभी रिया से फ़ोन पर भी बात नहीं हुई। उसका और रिया का रिश्ता बस उसके पापा से किया हुआ वादा था। वो 20 साल का था जब ये रिश्ता हुआ। इतने सालों में उसे जाने कितनी ही लड़कियाँ मिली और कितनी ही लड़कियों ने उसे लव लेटर भी दिए, पर उसका दिल कभी किसी लड़की पर नहीं आया। इसके दोस्त तो इसका मजाक उड़ाते थे कि कहीं इसे लड़के तो नहीं पसंद। उन्हीं लड़कों में एक शिवम भी था। लेकिन जब से उसने झनक को देखा, उसकी ज़िंदगी ही बदल गई। वो हर पल उसी के बारे में सोचता रहता। उसे पता था कि वो झनक से प्यार करने लगा है, पर रिया के कारण वो उसे इजहार भी नहीं कर सकता था। और अब तो झनक शादीशुदा भी है। अब तो उसके बारे में वो सोच भी नहीं सकता। अंगद काफ़ी देर कॉरिडोर में खड़ा यही सब सोचता रहा। तभी उसके फ़ोन की आवाज़ ने उसका ध्यान वापस वर्तमान में ला खड़ा किया। उसका इस वक्त फ़ोन सुनने का मन नहीं था, फिर भी उसने फ़ोन निकाल कर देखा। शिवम का नाम देखकर उसने फ़ोन उठाया। हेलो शिवम, क्या रिपोर्ट है? उसने शिवम को सिंगापुर में सौर्य का पता निकालने को कहा था। शिवम बोला, वो सौर्य सिंगापुर से दिल्ली वापस आ गया। मैंने एयरपोर्ट की फुटेज देखी। उसके साथ वो लड़की प्रिया भी थी। वो व्हील चेयर पर थी। ऐसा लग रहा था जैसे बीमार हो, और सौर्य उसकी बहुत केयर कर रहा था। मैंने तुम्हें फुटेज भेज दी है, तुम देखना। अंगद ने फुटेज देखी। वो हैरान रह गया। तुमने ये फुटेज कैसे ली? ये तो कोई नहीं देता। ऐसी फुटेज लेना सच में मुश्किल था। शिवम बोला, तुम्हें अभी मेरे बारे में पता ही क्या है? तुमने तो मुझे आवारा निकम्मा समझ रखा था। अब समझ आया हम क्या चीज़ हैं। ये तो छोटा सा ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। वो स्टाइल मारते हुए बोला। अंगद बोला, ठीक है ठीक है, अब काम की बात पर आओ। ये प्रिया को देखने से ऐसा लग रहा है जैसे उसकी भी किडनी। कहते कहते वो रुक गया, फिर कुछ सोचकर बोला, कहीं वो लड़की प्रिया तो नहीं जिसे झनक की किडनी दी गई? क्योंकि सौर्य के साथ रश्मि नहीं, सिर्फ प्रिया है। मतलब प्रिया ही सौर्य की गर्लफ्रेंड है क्या? सौर्य और प्रिया ने मिलकर झनक को धोखा दिया? अंगद ने हैरानी से अपने माथे पर अपना हाथ रख लिया। वो बिल्कुल सुन्न सा हुआ था। प्रिया ऐसे कैसे कर सकती है झनक के साथ? प्रिया पर झनक कितना भरोसा करती है। अगर ये सच हुआ तो झनक कितना टूट जाएगी। ये सोचकर ही अंगद की धड़कनें तेज हो गई थी। आपको क्या लगता है कि सौर्य और प्रिया ने मिलकर झनक को धोखा दिया? क्या सौर्य जिससे प्यार करता था वो लड़की प्रिया ही थी? जब झनक को इस बात का पता चलेगा तो उसका रिएक्शन कैसा होगा? आगे क्या होगा इस कहानी में जानने के लिए कहानी के साथ बने रहिए। इस कहानी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।